पैशन इतना हाई था कि मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे सिर्फ एक इंडिया फ्लैग ही दिखता था। उसके बोलने से पहले ही मैंने खींच के रिब्स पे उसको किक मारा। कुछ मार्शल आर्ट में पंच नहीं चलते, सिर्फ किक चलती है। जवाब दे दो चिल्ला के। बहुत सी सिचुएशंस में आवाज से भी फाइटिंग होती है। न्यू जनरेशन के नए दौर में ये कहना बिल्कुल सही होगा कि आज के दौर में लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। फिर वो चाहे साइंस के क्षेत्र में कल्पना चावला हो या फिर खेल जगत से जुड़ी सानिया मिर्जा जैसी शख्सियत। आज हमारे साथ ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं स्टूडियो में, जिन्हें मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी कुछ ऐसी ही चंद पंक्तियों के साथ कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से आके पूछे बता तेरी रजा क्या है। इन्हीं पंक्तियों पर खरी उतरी हमारे जयपुर की मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। अभी आपको हम उनसे रूबरू कराएंगे कुछ ही देर में। तो आज की हमारी स्पेशल गेस्ट हमारे बीच में आ चुकी हैं जयपुर की मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ऋचा गौड़। तो मैम, सबसे पहला जो मेरा सवाल है, सबसे पहले तो वेलकम, थैंक यू कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो मेरा सबसे पहला आज जो सवाल है वो ये है कि आप एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, तो बीइंग अ गर्ल, जो गर्ल होती है वो इजीली इस फील्ड को चुनती नहीं है, तो आपने कैसे चुना इस फील्ड को? मेरी जो जर्नी है वो बाय बर्थ स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मैं प्री मैच्योर बॉर्न हुई थी और डॉक्टर्स और पंडित ने कहा था कि बचना मुश्किल है, और 8 मंथ्स में मेरा बर्थ हो गया था और बहुत लीन थी, अंडरवेट थी। और तो कहीं ना कहीं वो फाइटिंग स्पिरिट हमेशा से अंदर थी, तो जिस वजह से मैं सरवाइव कर गई। और डॉक्टर मतलब पंडित ही कहते थे कि 8 मंथ्स इसके लिए प्रॉब्लम है, 8 मंथ्स बाद कुछ भी हो सकता है बॉडी में, या 8 इयर्स या 18 इयर्स, आज वो सब क्रॉस कर गए हैं। तो फाइटिंग स्पिरिट एक बहुत पहले से अंदर से मेरे अंदर थी, और वहीं से स्कूल लेवल से ये जर्नी मेरी एज अ हॉबी मुझे सीखना था, वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो आप कौन से स्टैंडर्ड में थे जब आपने ये जर्नी जो स्टार्ट करी थी? मैं 3rd क्लास में थी, और मैं टॉम बॉयज़ के जैसे रहती थी, और मतलब बॉयज़ मुझसे डरते थे उस वक्त कि किसी भी फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम है तो ये उसको मारेगी, तो इसलिए उस हिसाब से क्लास में मैं डोमिनेट करती थी। अच्छा, इसी बीच घर वालों का कितना सपोर्ट था? घर वाले एक्चुअली मेरी फैमिली में सब इंजीनियर्स हैं, ब्रदर अब नेशनल प्लेयर भी है, ट्रेनर भी है, और सिस्टर इंजीनियर है। तो घर वाले चाहते थे कि मैं भी इंजीनियर बनूं, बट कहीं ना कहीं मेरा इससे अटैचमेंट था। ताइक्वांडो से मैंने स्टार्ट किया 3rd क्लास में, और फर्स्ट मेडल मुझे गोल्ड मेडल मिला फर्स्ट इंटर स्कूल में, तो वहाँ से मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ऋचा, आप एक फ़ीमेल एथलीट हैं, तो देखिए फ़ीमेल्स को कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस पूरे सफ़र के दौरान आपको किस तरीके की परेशानी आई? मेरी जर्नी एकदम नेचुरली रही है, जैसे स्टेप बाय स्टेप हर्डल्स भी आए, सोल्यूशन भी मैंने खुद नहीं ढूंढा। और जैसे कि जब मैंने स्टार्ट करा स्टार्टिंग में, तो मुझे टीचर्स ने कहा था कि नहीं, इसमें कुछ नहीं रखा है, आप पढ़ाई करो, ताइक्वांडो में ये कोई स्पोर्ट्स भी पॉपुलर नहीं है, तो आप मतलब प्रॉब्लम मुझे आई हर लेवल पे। जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी खेलने जा रही थी तो मुझे गवर्नमेंट का भी मतलब सपोर्ट ऐसा सच नहीं मिला, और मुझे सेल्फ फंडिंग, कोचेज़ भी खुद ढूंढे, ट्रेनिंग भी यहाँ इतने कोचेज़ नहीं थे जो अच्छी ट्रेनिंग दे अच्छे बड़े लेवल पे, तो वो हर्डल्स भी खुद ने ही मैंने पार करी है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो फेडरेशन की, चाहे जब मैं एज अ कोच बन के आई तो फीमेल कोच को भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो मेरे जब स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, मैंने मेडल जीते, जब इतने सारे रिजल्ट आ गया, तब बॉयज़ मुझे कांटेक्ट करने लगे कि मुझे भी सीखना है आपसे। मेरा सवाल है कि जब आप स्टूडेंट्स को मतलब ट्रेनिंग देती हैं तो उसमें कितनी गर्ल्स होती हैं? गर्ल्स ज़्यादा हैं, आज की अगर बात कर दो गर्ल्स का रेशो ज़्यादा है, पर जब निर्भया केस हुआ था, वहीं से मैंने
मतलब ठान लिया था कि मैं एज ए स्टूडेंट, जब हम कॉलेज में होते हैं और ऐसे कोई देखते हैं इंसिडेंट, और क्योंकि जैसे बताया स्कूल में मैं थोड़ी नेतागिरी करती थी, तो कहीं ना कहीं मेरे वो सोशल सर्विस हेल्पिंग वाली अंदर से थी। मैंने कॉलोनी में स्टार्ट करा 5-6 गर्ल्स से, और मतलब वो जर्नी ऐसी गई कि हमने पूरे इंडिया में अब 3 लाख गर्ल्स को ट्रेनिंग दिया है। वो रेशियो पहले 10% होता था, बॉयज़ बहुत आते थे, गर्ल्स कम थे। आज उल्टा है, आज गर्ल्स ज़्यादा सीखती है और बॉयज़ कम। ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद है? फाइट से रिलेटेड अगर ऐसा हुआ हो कि 2-3 इंसिडेंट रहे हैं। मैं एक बार टूर्नामेंट खेलने जा रही थी नेशनल्स में, मणिपुर में टाइकोंडो नेशनल्स था मेरा, और वहाँ पे मैंने मेरी फ्रेंड ने देखा कि कोई सामने से कोई टीज़ करने की कोशिश कर रहा है या कमेंट कर रहा था। तो मैं, क्योंकि मेरे को 2 मार्शल आर्ट आती थी, तो मुay थाई भी मैंने ट्रेनिंग किया है, तो मैंने जैसे ही वो पास आया, आके कुछ बोलना चाहा, उसके बोलने से पहले ही मैंने खींच के रिब्स पे उसको किक मारा। और किक भी मैंने अपने फुट से नहीं मारा, मैंने अपने शिन से मारा। जब आप शिन से मारते हो इस पार्ट से, तो आपका पूरा फोर्स डबल हो जाता है। तो वो वहीं गिर गया और हम वो लोग वहाँ से भाग गए। और ऐसी जर्नी मेरी कुछ स्टूडेंट्स की भी रही है, जिन्होंने लो फ्लोर बस में ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ने थाइस पे ऐसे हाथ रखा हो, तो एक मेरी स्टूडेंट ने वो खड़ी हुई और एकदम से उसके मुंह पे किक खड़े होके मारी। तो ऐसी जर्नी रही है, बट कोशिश हम ये करते हैं कि जब ट्रैवल कर रहे हैं तो अवेयर रहें। इसके साथ ही इसमें क्या लोगों का करियर रहता है? इसमें देखिए, मार्शल आर्ट्स में 200 फाइटिंग स्टाइल है। कोई बोलता है कराटे सीखना चाहिए, कोई बोलता है वुशु, कोई बोलता है कुंग फू। मैंने जो कोर्स ऑप्ट करा है वो टाइकोंडो है, मुay थाई है कि और क्रव मागा है। ये तीनों ऐसी मार्शल आर्ट्स हैं जो बहुत डेडली है, जिसमें अगर आपके ऊपर कोई पकड़ रहा है तो उससे कैसे बचना है, किसी ने आपके सामने गन रखा है, नाइफ रखा है, वहाँ से कैसे बचना है। तो इन तीनों का मिक्स करके मैं ये ट्रेनिंग दे रही हूँ, क्योंकि कुछ मार्शल आर्ट में पंच नहीं चलते, सिर्फ किक चलती है। कुछ मार्शल आर्ट में पंच और किक्स हैं, लेकिन कोई नेक पकड़ ले तो यहाँ से आप कैसे लॉक तोड़वाओगे, उसके बाद ही आप कुछ फाइट करोगे। तो तीनों का मिक्सचर करके मैं सिखाती हूँ, और कोर्स का नाम मैंने निकाला है सर्वाइवल टैक्टिक्स। मेरा एक सवाल है कि मार्शल आर्ट है, उसमें डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कुंग फू हो गया, टाइकोंडो हो गया, तो इनमें डिफरेंसेस क्या हैं इसके अंदर? कुछ मार्शल आर्ट्स में जैसे रेसलिंग है, फाइटिंग स्टाइल, उसमें सिर्फ उठा के आपको लॉक गिराना है, थ्रो करना है सिर्फ, और फ्लोर की फाइटिंग है। जैसे कराटे है वो स्टैंडिंग फाइटिंग है। अब मुay थाई, जो मुay थाई किंग ऑफ ऑल मार्शल आर्ट भी कहते हैं, उसमें एल्बो अटैक, नी अटैक, बॉक्सिंग, किक, चारों चीज़ें हैं। मिक्स मार्शल आर्ट भी एक फॉर्म है, मिक्स मार्शल आर्ट में रेसलिंग भी ऐड होता है। तो ऐसे करके ये सारी सिचुएशन है, लेकिन इनमें कोई आपका हाथ पीछे से बांध दे, कोई आपको लॉक लगा दे, या फिर आपको कमर से पकड़ ले, या ऊपर ज़मीन पे बैठ जाए, वो चीज़ें नहीं है। तो वो क्रव मागा में है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए आम पब्लिक तो ये चाहती है कि हम ये सारी चीज़ें सीखें। सारी चीज़ें सीखना मुश्किल है, मतलब क्योंकि एक ही चीज़ सीखने में 5 इयर्स लग जाते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको फ्यूजन करके हम लोग अपनी एकेडमी से ट्रेनिंग देते हैं। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब मैं अपने फर्स्ट टाइम जब मेडल जीता था, तो उस समय आपको कैसा लगा और क्या सोसाइटी का रिएक्शन क्या था? मेरा मेन एम यही था कि मुझे मेडल जीतना है फर्स्ट। सेकंड मेरा एम था कि मुझे कोचिंग देनी है, या एकेडमी खोलनी है, या सेल्फ डिफेंस गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चों को सिखाना है। तो जब मेरा पैशन इतना हाई था कि मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे सिर्फ एक इंडिया फ्लैग ही दिखता था। मैं उस रात से सोने की कोशिश कर रही हूँ, सुबह हो जाती। पर मतलब मैं कॉलेज डेज़ की अगर बात बताऊँ, मुझे ये चीज़ 10th 11th से स्टार्ट हो गया था कि मेरा पैशन जो है वो सोने नहीं दे रहा है। तो जब मैंने नेशनल खेला, आगे इंटरनेशनल के लिए मैं क्वालिफाई हुई, मुझे कॉलेज ने सपोर्ट करा, बट यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपके फाइनल एग्ज़ाम्स हम शफल नहीं कर सकते, आपको एग्ज़ाम छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा, पूरा साल छोड़ना सेकंड ईयर, वो एक चैलेंज मैंने खुद ने फेस करा। बट पेरेंट्स ने मुझे हेल्प किया और मेरा वहाँ ब्रॉन्ज मेडल लगा, और मुay थाई में, जिसको किक बॉक्सिंग भी कहते हैं। तो फिर वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और फिर लोगों का सपोर्ट तब आना स्टार्ट हुआ। हेलो रिचा, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बट अमूमन ये क्वेश्चन है कि आपकी जो अब तक जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में,
5 बार नेशनल लेवल गोल्ड मेडलिस्ट आप रही हैं। 8 टाइम्स, 8 हो गया अब। साउथ एशिया की ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। एक तो आप स्कूल लेवल पे आपने गोल्ड जीता, देन वर्ल्ड लेवल पे आपने गोल्ड जीता। दोनों की फीलिंग्स कैसी रही थी आप उस समय की? कोई भी चीज़ आप विन करते हो तो फीलिंग सेम है, बट जब आप कोई बड़े लेवल पे विन करते हो तो आपको ना, जब आप उस लेवल पे पहुंचते हो कि आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल जीत गया, आपको लगता है कि अब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, स्टेट लेवल पे, फिर आपको एक जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाती है कि मुझे इससे और बेस्ट करना है और सीखना है और लगे रहना है। तो एक वो आगे का टारगेट नज़र आता है कि ये टारगेट पे जाना है, तो इस टारगेट के बहाने हम अपने स्किल को परफेक्शन की तरफ बढ़ाते जाते हैं। और फिर स्टेट से नेशनल पे जाते हैं तो आपको लगता है कि आपने अपने राजस्थान को रिप्रेजेंट करा, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करा, फिर राजस्थान से धीरे धीरे आपके सपोर्ट आना स्टार्ट होता है अपने स्टेट से। जब इंडिया के लिए आप जब खेलते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको लगता है कि आप पूरा इंडिया रिप्रेजेंट करते हो। तो मेरे हिसाब से वो एक बहुत बड़ी मैच्योरिटी, प्रेशर को डील करना आ जाता है, एक वो अलग ही लेवल का मैच्योरिटी सेंस कि आप खुद को कैरी कर रहे हो, और वो चीज़ एक डिसिप्लिन, सिंसियरिटी आ जाती है माइंड में, ताकि फिर आप आगे चल के कभी भी कुछ भी करो तो आपको प्रॉब्लम, डर नहीं लगता। तो एक प्राउड फीलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको ये स्किल आती है और आपने ये किया, और ये आई थिंक सो ये एक बहुत ऐसी चीज़ है जो एक किसी भी बड़े कह सकते हैं कि इंडिया एक खुद के नेशन के लिए करना बहुत बड़ी फीलिंग है। जो वो एहसास है वो हमेशा जाता नहीं, वो रहता है। थाईलैंड का गेम है म्यूay थाई, उसके अंदर आपको इंडिया में क्वीन कहा जाता है। तो स्टार्ट से लेके वहाँ तक का सफ़र था, वो कैसा रहा? क्या चैलेंजेस आपके उस दौरान आए थे कि जब आपको एक खिताब मिला, तब तक क्या चैलेंजेस उस समय आपके दौर में थे? चैलेंजेस बहुत सारे आए, जैसे कि स्टेट राजस्थान से आप सपोर्ट नहीं मिला। मैंने देखा कि कोचेस जो सिखा रहे हैं वो तो ऑलरेडी मैं सीख चुकी हूँ और आगे का कोई सिखा नहीं रहा। तो फिर मैंने खुद ने डिफरेंट स्टेट के कोचेस से कांटेक्ट करा, फिर सीखा, और फिर जब हम इंडिया कैंप में गए तो वहाँ हमसे पूछा कि आपको तो जो जहाँ से भी आपने सीखा है ये तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सफिशिएंट नहीं है। और फिर बाद में पता चला कि जो लोग करवा रहे थे टूर्नामेंट अब तक वो खुद ही ट्रेंड नहीं है, और वो उनसे ज़्यादा तो बल्कि प्लेयर बच्चों को आता है। तो फिर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई, मेरा नेम कई टूर्नामेंट से कैंसिल कर दिया, एशियन गेम्स के लिए भी, एशियन चैम्पियनशिप के लिए भी। तो ये हर्डल रहे, बट पेरेंट्स का सपोर्ट था। ये खिताब कहाँ मिला आपको? ये मुझे नेशनल चैम्पियनशिप में मिला, और वहाँ पे मुay थाई क्वीन ऑफ इंडिया जिनका नेशनल में गोल्ड लगा था, वहाँ ये टाइटल मुझे फेडरेशन से मिला, मुay थाई क्वीन ऑफ इंडिया हैदराबाद में। आपने कहा कि पॉलिटिक्स शुरू हुई थी, तो उस समय आपने इसके लिए आवाज़ उठाई कैसा? किसकी आपने शिकायत की थी? क्या चीज़ें उस समय की रही थी? कुछ कोचेस थे राजस्थान के, जयपुर के, जो ये ट्रेनिंग देते थे, वो फेडरेशन में पोस्ट में भी थे। तो उनसे बात भी करी, और बट उन्होंने कहीं ना कहीं, मेरी क्लासेस चल रही थी तो उनको लगा कि क्लासेस उनकी डिस्टर्ब हो रही है मेरी वजह से, और मेरी क्लासेस एकेडमी का नेम उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, प्लस टूर्नामेंट से मेरा नेम कट करना स्टार्ट कर दिया। बात भी करी उनसे, बट फिर यही रहा कि हमने डायरेक्ट नेशनल फेडरेशन को अप्रोच करा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, डिस्कस किया, फिर सोल्यूशन निकाला, और खुद की जर्नी खुद ही तय करी। अमूमन हम जब बात कर रहे थे, आपने बताया कि आप बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं, तो ट्रेनिंग के सर्टिफाइड कैसे होते हैं फिर? क्योंकि ट्रेनिंग अगर आप किसी को दे रहे हैं, आप आगे बढ़ेंगे और लेवल पर आगे बढ़ेंगे, तो एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की भी आपको नीड रहती है। तो वो आप कहाँ से आपका सर्टिफाइड होता है? कैसे वो ट्रेनिंग की जो सर्टिफिकेट हैं वो दिए जाते हैं? सर्टिफिकेशंस फेडरेशन से भी होते हैं, और हर गेम का संघ बना हुआ है, हर मार्शल आर्ट की फेडरेशन बनी हुई है, उनके ऊपर वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है। तो वर्ल्ड बॉडी है, नेशनल बॉडी है, फिर स्टेट बॉडी है, वहाँ से भी होते हैं सर्टिफिकेशन। कुछ सर्टिफिकेशन जो रिनोन्ड कोचेज़ है, मास्टर्स है, जिनके पास वो डिग्री है या एफिलिएशन है, वो भी देते हैं। तो हर ट्रेनिंग के गैप में आपको वो पास करना पड़ता है। जो ट्रेनर्स हैं वो तो देते हैं, बट उसके अलावा जो अकेडमिक्स के हेड होते हैं वो सर्टिफाइड कौन होते हैं? कौन सी एजुकेशन है, कौन सी संस्था है जो ये ट्रेनिंग, मतलब जो आपकी शीट्स है, जो डिग्रीज है, वो देती है? जैसे वर्ल्ड मुay थाई काउंसिल है, तो वर्ल्ड मुay थाई काउंसिल स्टूडेंट कैंप भी कराता है, प्लेयर कैंप भी कराता है, और मास्टर कोर्स भी कराता है। उसके नीचे नेशनल बॉडी है मुay थाई इंडिया, लास्ट 30 ईयर्स से वर्क कर रही है। तो
जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो इंडिया टीम के कोच हैं, वो प्लेयर कैंप भी देते हैं, और जब आप ग्रेडिंग पे पहुँच जाते हो येलो ग्रीन ब्लू से एक लेवल पे पहुँच जाते हो तो वहाँ पे वो मास्टर कोर्स भी देते हैं, ट्रेनिंग कोर्स भी देते हैं, और कुछ स्टेडियम्स में भी चलती है। बिल्कुल, अगर जिस तरह से देखा जा रहा है क्रिकेट एकेडमी है चाहे स्पोर्ट में और जैसे हैं सरकारी सुविधाएं लेने की बात आती सामने, हर एक है चाहे वो लड़की हो या लड़का, हर किसी को एक भविष्य होता है उनको कि आगे चल के हमें एक चूज़ करना है। तो कराटे के बाद क्या चूज़ करने के बाद इनको क्या सरकारी नौकरी का क्या ऐसे कोई सुविधाएं हैं सरकार की तरफ से? आप 200 फाइटिंग स्टाइल है, कुछ बॉक्सिंग है, कुछ कराटे है, कुछ काली है, कुछ वेपन सेल्फ डिफेंस है। इसमें से कुछ स्पोर्ट जो है वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आता है, इंडियन ओलंपिक काउंसिल के अंडर आता है। उनके लिए जो है स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ निकाली है, स्कीम निकाली है, जिनके लिए आई थिंक वो राजस्थान में 2020 से स्टार्ट भी हो गया है, मतलब अनाउंसमेंट्स तो हो गए हैं और उस पर पोस्टिंग भी दे दी है। तो कुछ कुछ गेम्स में देना स्टार्ट कर दिया है, कुछ में वो आई थिंक वर्क कर रहे हैं। ऋचा जी, बहुत मुझे लगता है सीरियस बातचीत हो रही है। एक लाइटर मोड पे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स पर्सन बनना आसान नहीं होता इंडियन सोसाइटी में। आपके पिताजी किस्म के पिताजी थे या कुछ अलग थे? क्या उन्होंने रोका नहीं? स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि नहीं स्टडीज़, क्योंकि मदर ने भी कहा कि सेफ साइड लेके चलो, स्टडीज़ में जाओ, स्पोर्ट्स में कोई था नहीं। बट कहीं ना कहीं मेरे फादर का उन्होंने अपने लाइफ में खो खो, एथलेटिक्स, थिएटर, वो थे NIT में लाइब्रेरियन की पोस्ट पे थे, बट बाय अंदर से वो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स और उसको सपोर्ट करते थे। कोचेस से बात करते थे बराबर कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, ये अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं कर रही तो हम फिर इसको स्टडीज़ में ही डालेंगे। बट उन्होंने जब मेरी ज़िद देखी कि ये ज़िद कर रही है कि इसको कॉलेज टाइम पर भी इसको एकेडमी ज्वाइन कराओ, एकेडमी में ज़िद कर रही थी मुझे एकेडमी में ट्रेनिंग करना है। स्कूल में बहुत 1-0 पीरियड में ट्रेनिंग नहीं हो पाती, कम हो पाती। तो उन्होंने जब मेरी ज़िद देखी तो उन्होंने खुद ने ही स्टैंड लिया, क्योंकि उन्होंने भी अपने लाइफ में, अपने करियर में, वो बीकानेर से निकल के दिल्ली में जॉब करी, पार्लियामेंट में, फिर यहाँ आए, तो उनको वो था मन में आई गेस वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो फिर 1 साल देखा, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। आप एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, तो लाइफ में कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कभी कोई टीजिंग या ऐसा कुछ, तो आपने वहीं पकड़ के किसी को कूट दिया? अच्छा इंसिडेंट तो हम मेरे ब्रदर के साथ ही हुआ। हम दोनों जब प्रैक्टिस करते हैं, वो मेरा ट्रेनिंग पार्टनर भी है, और जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हम घर पे मतलब मैं लकी रही हूँ कि जब हम बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हर टाइप को आपको पता चल जाता है कि वीकनेस क्या है, गर्ल्स की वीकनेस क्या है, बॉयज़ की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ कहाँ है, कहाँ मारेंगे तो इसको लगेगी, कहाँ नहीं मारेंगे तो नहीं लगेगी। तो ट्रेनिंग पार्टनर मेरा रहा वो, और ट्रैवलिंग में मेरे साथ जाता था। फिर बाद में मैं अकेली ही जाने लग गई, तो जब जैसे जैसे मुझे पता चल गया कि कहाँ स्टेशन है, कहाँ एयरपोर्ट है। तो बट लाइफ में अगर देखा जाए 1-2 बार ट्रैवलिंग में ऐसा हुआ है, बहुत बार लेकिन ऐसा भी हुआ है कि आप सिर्फ जवाब दे दो चिल्ला के, तो आवाज़ से भी डरा है, तो आवाज़ से भी एक सामने वाले का जो क्रिमिनल माइंड से आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। बहुत सी सिचुएशंस में आवाज़ से भी फाइटिंग होती है। ओके, बहुत सारी जगह हमारे देश को पुरुष प्रधान देश कहा जाता है। अभी हालांकि बहुत ज़्यादा हम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां महिलाओं का खेलकूद में भाग लेना जो है वो नैरो माइंडेड तरीके से देखा जाता है, उसको लुकआउट किया जाता है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो बहुत ज़्यादा था, अगर मैं इस 2 साल को छोड़ दूं, मैं उससे पहले बहुत ज़्यादा ये देखा जाता था कि नहीं गर्ल्स है तो आप किसी फैशन डिज़ाइनिंग में चले जाओ या दूसरे कोर्स में चले जाओ, या फिर जैसे पहले मेरी मम्मी बोलती थी तुझसे शादी कौन करेगा अगर मुंह पे चोट वोट लग गई तो, या कहीं और सेंसिटिव प्लेस पे लग गई तो। एक पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू तो एक केयरिंग होती है, बट बाहर अगर देखा जाए तो फीमेल्स कम है। रीज़न ये भी है कि वो डरती हैं कि कोई मेल कोच है कोई परेशान ना कर दे, क्योंकि वो कोई स्टोरीज सुनते रहते हैं अलग अलग स्पोर्ट्स की, किसी कोच ने ऐसा करने की कोशिश की या कुछ टीज़ करने की कोशिश की। एक आई थिंक वो डर है जो रहता है। दूसरा पेरेंट्स सपोर्ट स्टार्टिंग में नहीं करते। और अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं, मार्शल आर्ट की बात करूं, पेरेंट्स का सपोर्ट अब धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ है। पहले लोग सिर्फ ये बोलते थे कि नहीं सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई में जॉब है, पढ़ाई में जॉब है। अब उल्टा है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्स इंजरी के बैचलर डिग्री कोर्सेज हैं, स्पोर्ट्स में PhD है,
तो अब लोग धीरे धीरे अब उस पर स्पेंड कर रहे हैं और सीख रहे हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मार्शल आर्ट देखा और ये जूडो भी सुना, मतलब बहुत से सुने, लेकिन ये कूडो क्या होता है? कूडो में देख मोस्टली क्या होता है, लॉकिंग की टेक्निक्स होती है और कुछ किक्स होती हैं। कूडो बेसिकली अक्षय कुमार जी हैं, वो प्रमोट करते हैं इनको, इस मार्शल आर्ट को। उसमें रेसलिंग स्टाइल भी हैं और किक्स भी हैं। किक्स का यूज़ ज़्यादा रहता है थ्रोज का, अगर हम पर्टिकुलर इस स्टाइल की बात करें तो किक्स ज़्यादा है। मेरा एक पर्सनल सवाल है, तो आपने शादी को लेकर क्या सोचा है? अपने जैसे ही किसी मार्शल आर्ट प्लेयर से करेंगी या फिर एक आम लोगों से जैसे कि होते हैं बॉयज़ उनसे? मेन तो सब लोग, आई थिंक सब फीमेल एग्री करेंगी इसी बात से। आप लोगों के पास भी उसका आंसर होगा कि मेन ये है कि सपोर्टिव हो, करियर को सपोर्ट करे और अंडरस्टैंडिंग हो और एक कंपैटिबिलिटी हो। एंड आई गेस ऐसा नहीं हो कि पूरा टाइम मतलब करियर करने से, सब करियर में सपोर्ट, और आई थिंक यही होना चाहिए। आई थिंक सभी फीमेल्स अब यही चाहती हैं आई गेस, जितनी जितनी जब भगवान चाहे। क्योंकि गर्ल्स से पहला सवाल यही पूछा जाता है शादी को। मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि मान लो कभी कोई एक लड़का आया आपको प्रपोज करने और आपको वो पसंद नहीं आया, तो आपने कभी उसको किक मार के रिजेक्ट करा है? देखो एक्चुअली पता है क्या होता है, मार्शल आर्ट सीखने से पहले मेरा गुस्सा बहुत तेज था और सीखने के बाद कम हो गया। मतलब मुझे कहीं ना एक अलग लेवल की मैच्योरिटी आ गई, क्योंकि मैंने अगर मैं बताऊं बहुत कम एज में मुझे मतलब प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, टॉप 100 वुमेन ऑफ इंडिया में मेरा नाम आया। तो वो सारे अचीवमेंट्स इस तरीके से आ गए कि मुझे डिसिप्लिन में रहना ही पड़ा। और जबकि स्कूल में मैं शरारती थी, बट हाँ अगर किसी को मैंने मना किया है तो सिंपली बोल के ही मना करा है। गुस्सा जब आता है कोई आपको बहुत ज़्यादा, आपको कोई परेशान करने की कोशिश करे, तब इंसान को, अदरवाइज इंसान नॉर्मली रहता है। रिचा, नेशनल फेडरेशन की अभी आपने बात करी थी, बीच में मुद्दा उठा था कि नेशनल फेडरेशन में लड़कियों को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है इस फील्ड में, स्पोर्ट्स में। तो क्या ये वाकई सच है कि लड़कियों को इस फील्ड में जो उनके कोच वगैरह, सीनियर कोच, वो लोग टॉर्चर करते हैं? ये चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे बहुत दिखी है और आई गेस अभी कम हुई होंगी, बट क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, आप मीडिया में आवाज़ उठा सकते हो, पुलिस लाइन, महिला पुलिस लाइन है, बट बेसिकली वो आपके पैशन का फ़ायदा उठाते हैं। पैशन का फ़ायदा उठाने का मतलब जैसे अगर मैं कहीं सीखने गई हूँ और मुझे कोई बोले कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो हम तुम्हें आगे टूर्नामेंट में लेके नहीं जाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ऑल्दो जो फर्स्ट आया है वो तो जाएगा ही, आगे क्वालिफाई करेगा, बट ये कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में और ये चीज़ें होती हैं। बट आजकल पेरेंट्स भी अवेयर हो गए हैं, ध्यान रखते हैं, और टीम गर्ल्स भी अवेयर हो गई कि हम लोग टीम के साथ ट्रैवल करें। और कहीं ना कहीं निर्भया केस के बाद अवेयरनेस भी आई है, क्योंकि जो इंसिडेंट होते हैं, मैं तो हमेशा कहती हूँ कोई ईव टीजिंग के, हैरेसमेंट के, रेप के कोई इंसिडेंट होते हैं तो इसका कोई जेंडर नहीं होता। ये क्रिमिनल का, कोई क्राइम का कोई जेंडर नहीं है, वो कोई भी कर सकता है। तो हमें ये मोटिव रखना है कि हम अपनी साइकोलॉजी ठीक रखें। तो आपको इस फील्ड में इतने साल हो गए हैं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी? नहीं, टचवुड ऐसा कोई मुझे नहीं हुआ, बट लेकिन मैंने अपनी सीनियर्स की बहुत कहानियाँ सुनी हैं जिन्होंने ऐसा सुना कि किसी ने ऐसा ऑफ़र दिया है कि आप ये काम करो या दूसरे काम करो, और किसी ने छेड़ने की कोशिश की है। बट कहने का मतलब मेरा यही है कि आई थिंक ये साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। अगर आप दबो मत सामने से, अगर वो कोई अगर क्योंकि उसके ऊपर भी कोई बैठा है, अब उसी कंप्लेंट ऊपर करो, तो इसका एक अच्छा सोल्यूशन है। ओके मैम, आप सिंगल हैं तो सोशल मीडिया पे आपको किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं बॉयज़ से? अच्छा, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मैं बता रही हूँ, मुझे मिक्स कमेंट कुछ टाइम पहले तो अभी मुझे बोला किसी ने लेडी सिंघम करके मैसेज आया, किसी ने बोला मैम यू आर बहुत आप इंस्पायरिंग हो, किसी ने मुझे बोला मतलब मेजॉरिटी अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो वो लोग मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, दे हेल्प। क्योंकि अब आजकल सोशल मीडिया से ये बेनिफिट भी हुआ है कि लोगों की सोच भी चेंज हुई है। जो पहले एक छोटी सोच थी, कंजर्वेटिव सोच थी कि लड़की को एक ऑब्जेक्ट माना जाता था, अब इंसान को, हमें इंसान ही देखा जाता है। तो पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं और कुछ गलत टाइप के मैसेज आते हैं तो वो मैं उनको ब्लॉक कर देती हूँ। एक ने तो मतलब ऐसे प्रपोज भी कर दिया था कि ना मैम, मतलब वो पाँव पड़ गया था मैसेज पे ही
तो ये एक मतलब ये तरीका भी कौन सा हुआ, वो तो मतलब पीछे ही पड़ गया था। बट हाँ मतलब वो चीप टाइप के भी लोग होते हैं जो पीछे पड़ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे मोस्टली पॉजिटिव कमेंट्स अब आने स्टार्ट हो गए। अच्छा, कभी शादी वगैरह के लिए रिश्ता आया हो तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम कोई फेस करी है आपने? अभी वो फेस चल रहा है। ओके। अच्छा, आप इतनी सारी लड़कियों को आप सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, तो वहाँ देखा जाए तो वहाँ कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मैं एक बार पुलिस में सिखाने गई, मैं बताऊंगी थी कौन से डिस्ट्रिक्ट की पुलिस थी। वहाँ पे फीमेल्स को जब मैं सिखा रही थी तो फीमेल ने मुझे बोला कि मैम हम ना खुल के कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो यहाँ मेल पुलिस खड़ी है वो हमारा मजाक उड़ाएंगे या हंसेंगे। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि वो ये देखते हैं कि नहीं ये टेक्निक अगर मैं अप्लाई करूँगा तो काम तो आएगी नहीं, जब वो ये नहीं देख रहे कि उसका लेवल 1 है सीखने वाले का। वो एक टेक्निक, कोई भी टेक्निक सीखता है वो उसी दिन तो अप्लाई कर नहीं पाएगा, उसको सीखने में भी टाइम लगेगा। तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। तो उस तरीके से फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है कि नहीं हमें ना एक्सरसाइज करने में शर्म आ रही है या एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने फिर जवाब भी दिया है, जो लोग हंस रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं उनको 1-2 लगाई भी है पुलिस को ही, जो ट्रेनिंग दे रही थी मैं। एक बार मैं पुलिस वालों को राजस्थान पुलिस में सिखा रही थी तो उन्होंने बोला कि छोटी सी बच्ची क्या सिखाएगी। 2 दिन उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। जब मैंने डंडा उठाया तीसरे दिन तब सब ट्रेनिंग, दे वर ऑल 500 पुलिस कांस्टेबल इन फ्रंट ऑफ मी, और वो उनको लगा कि नहीं हमें तो जूडो कराटे आता है ऑलरेडी, और मैं थोड़ा उसकी एडवांस टेक्निक्स बता रही थी। तो 3rd डे उन्होंने सीरियसली लेना स्टार्ट करा। तो ये प्रॉब्लम आई, पर सोल्यूशन भी फिर मैंने खुद नहीं ढूंढा कि मुझे इनको स्ट्रिक्टली सिखाना पड़ेगा। फिलहाल गर्ल्स को कोई सेल्फ टेक्निक सिखानी हो, कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो गर्ल्स को किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, वो मैं चाहूँगा कि अगर आप 1-2 टेक्निक्स हो वो उनको बताएं तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। मैं 5 टेक्निक्स हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट स्टेज है कि आवाज़, क्या अपने साउंड को आप यूज़ करें। सेकंड आता है कि कॉन्फिडेंस, फेस पे आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आप पहले ही डर गए, अभी चाहे फीमेल हो या मेल हो, किसी की भी लड़ाई चल रही हो सड़क पे, अगर आप पहले ही डर जाओगे तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 3rd आता है कि अगर आपको ज़रूरत पड़े कि आवाज़ से भी काम नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस से भी काम नहीं हो रहा, तो आप टेक्निक्स यूज़ करो। 4th आता है कि आप अपनी फैमिली को बताओ एंड देन पुलिस को रिपोर्ट करो। अब जैसे टेक्निक्स की बात है, टेक्निक्स बहुत मतलब आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप ऐसे बैठे हो और मुझे कोई पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है तो मैं अपने नेल से उसके आइज़ में हिट कर सकती हूँ, बिटवीन 2 लेग्स हिट कर सकती हूँ, या फिर अगर कोई टेक्निक मैं अभी यहाँ बता सकती हूँ, कोई भी, क्या नाम है, प्रियांशु। अब जैसे प्रियांशु ने फॉर एग्जांपल मेरी गर्दन पकड़ी है ना, पकड़ो, है ना, ये सिचुएशन है। तो इसमें 2-3 सॉफ्ट सेल्फ डिफेंस भी है कि आपने नॉर्मली पाँव से हिट करा और आप भाग गए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि उसको छोड़ना नहीं है, पकड़ो। इस केस में आप इसको ट्विस्ट कर सकते हो हैंड को, जैसे आपने हैंड करा और नीचे की तरफ आपको ज़मीन पर टच करो तो बॉडी गिर गई, है ना, जैसे। और 3rd पकड़ो, वैसे ही सेम केस, पकड़ा है, इसके यहाँ से सीधा आप पंच दे सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको रिएक्शन फास्ट करना है, फास्ट करना है। आप बिटवीन 2 लेग्स किक मारोगे, नहीं मैं हिट नहीं कर रही, मैं हिट नहीं कर रही, मैं आप लोगों को हिट क्यों करूँगी। आपको रिएक्शन फास्ट देना है, इजी करना है, तो हिट करके आप भाग सकते हो। 3rd, अगर अब आपको लगे कि आप फंस गए हो बिल्कुल, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों हाथ से पकड़ो, मान लो ये सिचुएशन है, आप फंस गए हो, आप एक को यहाँ से इसको नीचे पुल करना है और इसको ऊपर, ये। तो ये टेक्निक्स हैं जो सॉफ्ट में भी आती है, आप डायरेक्ट आइज़ में भी हिट कर सकते हो। अब जैसे प्रियांशु एक बार इधर आओ, मान लो प्रियांशु ने मुझे ऐसे लॉक लगाया, ठीक है, यहाँ पे लॉक लगाओ ऐसे गर्दन पे, हाँ। अब यहाँ के इसमें आपके पास क्या है, आप अपना एक हैंड यूज़ करो, नीचे से आपको आइज़ पे रखना है, जितना जैसे पीछे जाता जाएगा बॉडी नीचे जाती जाएगी, लूज बॉडी नीचे, उसके बाद आपका दूसरा हैंड भी फ्री है। तो ऐसी टेक्निक से आप फ्रंट में भी मार सकते हो, मतलब ये मेल फीमेल दोनों के लिए। तो लॉक भी तोड़ना है और किक भी मारना है, पंच भी मारना है और भागना भी है। रिएक्शन, बहुत लोग होते हैं आवाज़ नहीं निकालते, तो चिल्ला के हिट कर रहा है, चिल्ला के डरा, चिल्लाने में लड़कियां माहिर है, वो काम कर लेंगी। क्लैप फॉर प्रियांशु बिकॉज ही इज़ वॉलंटियरली हेल्पिंग अस। और बहुत सारी कॉमन टेक्निक्स हो गई, जैसे ये हैमर पंच कहते हैं हम इसको,
ये एल्बो अटैक हो गया। किसी के ज़्यादा जोर से लग जाए तो बहुत से जैसे आप आओ, जैसे कोई आपको पकड़ रहा है, किसी ने आपको कमर से पकड़ा है, कमर से आप मुझे होल्ड करो, ऐसे 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 पकड़ना, बैक से सामने से, हाँ ये होल्ड किया है। इसके बाद यहाँ से आप एल्बो देखो मेरे कितने क्लोज है इसकी आई बॉल पे, ठीक है, इसी पोजीशन में रहना, इसी पोजीशन में एल्बो यहाँ भी मार सकते हो, नी अटैक, पंच के। तो ये सारी सिचुएशन जितना जो पास आता है ना उतना पर जल्दी मार पाओगे। कोई दूर खड़ा है तो उसके लिए किक हम मारते हैं कि कोई दूर है, लेकिन कोई पास है, इसको क्लोज कॉम्बैट फाइटिंग कहते हैं। अमूमन जितनी भी मार्शल आर्ट्स की जो फाइट्स है, हम कहते हैं मदर ऑफ मार्शल आर्ट्स, अपनी कल रिपायर्ड हुए, तो क्या सारे ही उसी के पार्ट हैं या फिर उनसे भी कुछ अलग से बने? इस पे एक डिबेट चल रहा है ऑलरेडी। अब इसमें कहते हैं अब जैसे मुआई थाई के लिए कहते हैं कि थाईलैंड के वॉरियर्स और जो बुद्धा थे वो लोग यूज़ करते थे इस मार्शल आर्ट को, और कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म से ये निकला है। और रामायणा में भी देखा गया है उन स्कल्पचर्स को, एक्शन को, और अभी कहा जा रहा है, उसको कह नहीं सकते प्रॉपरली क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया से ही डिराइव्ड हुआ है, फिर चाइना गया, फिर वहाँ से ये वापस दूसरी कंट्री। पे भी ये चीज़ अवेलेबल है कि आपका केरला से कल रिपायर्ड वहाँ से गया था, उसके बाद अब कुंग-फू के लिए भी लोग कहते हैं कि यहाँ से डिराइव हुआ, फिर वो किसी बुद्धिज़्म ने अडॉप्ट करा और फिर वो आया। तो ऐसे डिफरेंट कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि इंडिया से निकला है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कहीं भविष्य है जूडो कराटे को लेके भविष्य दिख रहा है कि जो अब आपके पास सीखने आते हैं तो हर किसी को होता है कि गवर्नमेंट की नौकरी मिलेगी, तो इसमें भी क्या भविष्य है? कुछ मार्शल आर्ट जिसमें इंजरी कम है, जिसमें स्ट्रीट फाइट की टेक्निक्स कम है, जो स्पोर्ट्स ज़्यादा कहलाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर चोट लग रही तो वो स्पोर्ट की सूची में आएगा ही नहीं। उसमें स्पोर्ट्स कोटा और स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट ने निकाली है डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में, लेकिन आपको एज ए एथलीट उसको खेलना पड़ेगा। अगर आप बाकी की नॉलेज जानना चाहते हैं वो एक अलग चीज़ है। सिर्फ एक ही चीज़, मतलब आपको सिर्फ फाइट से मतलब है, बाकी स्टंट वंट सेल्फ डिफेंस से मतलब नहीं है। कुछ मार्शल आर्ट जैसे कि कूडो भी आ गया है, कराटे भी लोग कहते हैं, जूडो है, जूडो में तो जूडो ओलंपिक्स में है और इंडिया के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इसमें मेडल भी आया था लास्ट टाइम कॉमनवेल्थ में। तो स्कॉलरशिप्स भी हैं स्टेट लेवल पे। आई थिंक 1 लाख रुपीज़ का कैश प्राइज़ है स्टेट गोल्ड पे, और नेशनल पे भी मेडल्स का प्राइस है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने पहले नहीं था पर अब निकाला है। मैम मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि हम कुछ ज़्यादा ही मैं पढ़ाई में खुद भी अच्छा नहीं हूँ बहुत, तो क्या होता था कि कई बार पेरेंट्स के कोई ना कोई डायलॉग तो सुनने को मिलते ही थे। जैसे कि कई बार एक कहावत है कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। तो ऐसा कुछ डायलॉग आपको आपके पेरेंट्स से सुनने से मिला है? मैंने पूरे टाइम ही सुना है क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी और मार्क्स मेरे एवरेज आते थे, तो स्पोर्ट्स ग्राउंड में मेरा ध्यान ज़्यादा रहता था। बास्केटबॉल और टाइकोंडो से मैंने स्टार्ट किया था, बाद में दूसरी और मार्शल आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट करा। तो ये ज़रूर पेरेंट्स बोलते हैं, बट जब पेरेंट्स आपकी मेहनत देखते हैं तो धीरे धीरे उनको भी लगता है कि ये कुछ अच्छा कर लेंगे आगे, तो धीरे धीरे वो चीज़ आती है। तो पंजाब केसरी में आकर के को कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक इंटरव्यूज़ बहुत दिए मैंने काफ़ी स्टेट्स में, बट ये एक फ़र्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस लग रहा है और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और काफ़ी पुराना ये चैनल है और मैंने हमेशा से देखा है कि पंजाब केसरी कब बुलाएगा मुझे, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप लोग से मिलकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, और जो ट्रिक्स और टिप्स सीखे हैं हम हाँ आजमाने के लिए क्योंकि हम लोग फील्ड में जाते हैं तो हम लोगों को कैसे लोग मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए बहुत अच्छा है। एक सवाल मेरा ये था कि जैसे आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं तो कुछ क्रिमिनल माइंड्स के लोग भी आते हैं, तो आप उनको कैसे समझ में आता है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए आया है या क्रिमिनल माइंडेड है, क्योंकि वो सीख के आगे क्या करने वाला है इस बारे में भी बताइए, क्योंकि पता नहीं होता है ना लोगों का। अब जैसे हम अपने सेंटर पे तो सिखाते ही हैं, बट दूसरे ऑफिसेस के एम्प्लॉयज़ को जैसे कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, उनके एम्प्लॉयज़ ने भी सीखा है। और अभी हमने जी स्टूडियो जूम कॉल पे लॉकडाउन में हमने, आपको बता दूं मैं,
कि लॉकडाउन में डिलॉयट कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, एशिया के और इंडिया के, एशियन डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनको हमने जूम कॉल पे ट्रेनिंग दी। तो ट्रेनिंग कहीं नहीं रुकी, नॉलेज लेने वाले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी अपने टीम का, ताकि टीम सेफ रहे। और आजकल मेल भी सीख रहे हैं, फीमेल भी, दोनों ही सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब अगर मुझे ऐसे कॉल्स आए हैं, किसी ने कहा था कि ये ना हमें आप दो मार्शल आर्ट्स की आप ट्रेनिंग, आप होम ट्यूशन्स करवा दीजिए, और हमारा जो है पॉलिटिशियंस से कुछ नेतागिरी और का रहता है, तो हमें कुछ टेक्निक सीखनी है। और किसी का आया था कि किसी का डाइसी मामला था, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ग्रुप से तो नहीं जुड़ा, नाम मुझे लगा, ऐसा डाउट भी हुआ, क्योंकि हम पूछते हैं कि आपको क्यों सीखना है और आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या कर रहे हो, ऑफिस में हो। अभी जैसे कुछ स्टूडेंट जयपुर में, जैसे नाइजीरियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स रहते हैं, पढ़ते हैं, वो भी आ रहे हैं सीखने। तो हम पहले उनसे पूछते हैं, फॉर्म भराते हैं, डिटेल्स लेते हैं, और फिर अगर हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लमेटिक है या बिहेवियर सही नहीं है, तो फिर हमें दिख जाता है, क्योंकि ये एक जिसको सीखना है वो मिनिमम 2 इयर्स तो सीखेगा ही। बेसिक कोर्स 1 ईयर का है, बट उसमें हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजी पढ़ लेते हैं कि ये गलत मोटिव से तो नहीं आया, तो फिर हम मना कर देते हैं कि हम आपको नहीं सिखा सकते। किस एज ग्रुप की महिलाएं भी आती होंगी ना? देखिए, हम लोग जब NGOs में कराते हैं, MNCs में कराते हैं, तब तो हर एज ग्रुप की लेडीज़ सीखती है। बस ये है कि वो शिविर्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म कैंप, वो होने चाहिए। लोगों को लगता है कि हम नहीं सीख सकते, हम अब बड़े हो गए। ऐसा नहीं है। जब योगा सब कर सकते हैं, तो हम मार्शल आर्ट सब क्यों नहीं कर सकते? अब तो लोग जिम में जाने लगे हैं। हाँ, बस तो अकेडमी में ना हो, अकेडमी में किसी भी एज ग्रुप के, मेरे पास एक फैमिली आई, हस्बैंड, वाइफ और डॉटर, तीनों साथ में सीख रहे थे। तो इसका कोई एज ग्रुप नहीं है। और एक मेरे दादाजी का ग्रुप था, वो सारे 80 ईयर ओल्ड थे, पार्क में बैठे थे। तो उनको भी मैंने कुछ बैठे बैठे बात करते हुए कुछ उन्होंने बोला, हाँ 60 to 80 ईयर्स ओल्ड सारे एक मतलब अंकल्स का ग्रुप था, उन्होंने भी कुछ सीखा। तो इसकी कोई ऐसा एज ग्रुप नहीं है। हमें लगता है एज ए फीमेल कि अब हम अपनी एनर्जी नहीं डाइवर्ट कर सकते इसमें, बट जब आप सीखोगे तो आपको अलग ही, आपको लगेगा कि आप सीखने से पहले कुछ और थे और अब कुछ और हो, ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ट्रिक्स हैं वो हमारे साथ शेयर किए, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। तो ये थी हमारे साथ मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ऋचा गौड़, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने दम पे एक मुकाम हासिल किया है। तो हमारे आज के इस सेगमेंट में बस इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। वेल डन।